ओके। आ जाओ। आज का जो हमारा एक्ट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है माइंस एक्ट। ठीक है। 1952 के अंदर ये आया था। थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे तो 40 से 45 मिनट के आसपास ही सेशन रहेगा। ठीक है। थोड़ा साथ में रहना। एंड में हल्का सा डाउट सेशन लेंगे, अगर कोई डाउट होता है स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके कोई अगर कोई अमेंडमेंट आया है, कोई एक्सेप्शन आया है इसके अंदर। तो 2019 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक एग्जाम्पशन लेके आई थी इस एक्ट के अंदर। ठीक है। क्या एग्जाम्पशन था, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। ठीक है। क्या था इस एक्ट के अंदर, जो वुमेन है वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती। ये ध्यान रखना, सबको पता है नाइट शिफ्ट में वुमेन जो है वो काम नहीं कर सकती है। ठीक है। सबको पता है ये चीज़ें, इस एक्ट के अंदर है ये। और अंडरग्राउंड भी काम नहीं कर सकती है, नाइट शिफ्ट के साथ साथ अंडरग्राउंड भी वो काम नहीं कर सकती है। पर 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए, ठीक है, जो भी उसकी पावर है अंडर आर्टिकल 83, उसमें एग्जाम्पशन लेके आया। ठीक है। और इसमें कहा कि हाँ भाई, जो वर्क वुमेन है वो भी माइंस में अब काम कर सकती हैं। ठीक है। चाहे अबव ग्राउंड हो चाहे बिलो ग्राउंड हो। ठीक है। चाहे डे हो चाहे नाइट हो। ठीक है। ये ध्यान रखना, इवन नाइट में भी अलाउ कर दिया है वुमेन्स को। ठीक है। अबव ग्राउंड भी और अंडरग्राउंड भी, ये 2019 के एक्सेप्शन के रिगार्डिंग में है। ठीक है। ये ध्यान रखना। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखी हैं। क्या कंडीशंस रखी हैं कि पहले तो जो वुमेन है उसका रिटर्न कंसेंट होना चाहिए कि हाँ भाई आप जो है काम करना चाहती हो। दूसरा क्या है कि अगर वुमेन्स को आप भेज रहे हो माइंस में, तो एटलीस्ट 3 का ग्रुप होना चाहिए वुमेन्स का। ये नहीं है कि सिंगल वुमेन है, आपने सिंगल वुमेन को ही अंडरग्राउंड माइन में काम करने भेज दिया। तो ऐसे नहीं भेज सकते आप कि किसी को भेज रहे हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड काम करने के लिए, तो वो भी नहीं भेज सकते आप। ये ध्यान रखना। उसके बाद जितने भी सेफ्टी के प्रोविजंस हैं वो सब भी आप प्रोवाइड करोगे। ये ध्यान रखना। ठीक है। अब सबसे बड़ी मेन बात ये आती है कि मान लो क्वेश्चन आ गया, क्या वुमेन अलाउड है माइन सेक्शन के अंदर या नहीं है। ठीक है। तो आप जो लिखोगे बेयर एक्ट के अंदर वही लिखना कि वुमेन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है। नाइट के अंदर काम करने के लिए बिल्कुल भी। 6 से 7 ही अलाउड है शाम के। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उसको रात के 10 बजे तक कर सकती है, पर 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये तो बिल्कुल ही होता है कि यहाँ पर तो काम कर ही नहीं सकती है। ठीक है। नॉर्मली तो 6 से 7 है, लेकिन उसको बढ़ा के 10 PM भी कर सकती है गवर्नमेंट, पर इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखना। एग्जाम्शन के अंदर दोनों जगह, चाहे नाइट हो चाहे डे हो चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे अबव ग्राउंड हो, सब में अलाउ कर दिया है। ठीक है। पर लेकिन अगर क्वेश्चन आता है क्या अलाउ है या नहीं है माइन सेट के अंदर, तो बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखना। आप क्वेश्चन में यही टिक करोगे कि नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन अगर वहां पे लिखा हुआ आता है कि 83 जो सेक्शन है उसके अंदर एग्जाम्पशन दे रखा है, और साथ में अगर उनको ये कंडीशन जो है रिटर्न कंसेंट वाली, 3+ ग्रुप वाली, और जो हमारी सेफ्टी वाली प्रोविजन है, इनके साथ अगर अलाउ हो गया और ये प्रोविजन भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तभी आप यस करना, बाकी आप नो करना। ये ध्यान रखना। ये वाला प्रोविजन जो है कि औरतें अलाउड है वो इन 3 कंडीशंस के साथ है, नॉर्मली केस में नहीं है। ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन साथ में लिखी होंगी उस क्वेश्चन के अंदर, तभी आप यस करना, वरना बाकी केस में जो है वो नो है। ठीक है। ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। अब बढ़ रहे हैं आगे। आ जाओ। ठीक है। ये एक्ट जो है वो माइंस के जितने भी वर्कर हैं उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनके वेलफेयर के बारे में है। ठीक है। ये ध्यान रखना। माइन वर्कर की हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी के बारे में है। खाली इन्हीं 3 चीज़ों में डील करता है ये एक्ट। अगर बात हो रही है मिनरल्स की, माइनिंग की, एक्सप्लोरेशन की और कमर्शलाइजेशन की, जिसमें हम सेल वगैरह करते हैं मिनरल्स की, तो उनके लिए ये एक्ट डील नहीं करता है। उसके लिए अलग से MMDA का एक्ट है, जो तुम्हारा माइन डेवलपमेंट वाला एक्ट है, वो 1957 का अलग एक्ट है, उसके रूल्स अलग हैं। हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो खाली वर्कर्स की हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी के लिए ही डील करता है। ठीक है। वो ये बेचने वगैरह का काम जो है वो इस पे नहीं आता है। ये ध्यान रखना। आ जाओ। ओके। सॉरी, मैं आगे पहुंच गया था। ओके। अब इस एक्ट के अंदर सबसे मेन पॉइंट आता है क्या है माइन।
माइन क्या है, ठीक है। तो कोई सी भी एक्सकेवेशन, ठीक है, जहाँ पे या तो सर्चिंग के पर्पज से आप ढूंढ रहे हो स्टार्टिंग में कि माइंस है या नहीं है, या माइंस को निकाल रहे हो, उनको ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सारे काम हो रहे हैं, चाहे ग्राउंड के अबव हो रहे हो, चाहे ग्राउंड के बिलो हो रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो सब जो है वो माइन कहलाएगा इस एक्ट के अंदर। बेसिक बेसिक बात करें तो 9 घंटे जो है ग्राउंड के ऊपर काम करना चाहिए, और 8 आवर्स जो है ग्राउंड के बिलो काम करना चाहिए, ये ध्यान रखना। इतना ही मैक्स अलाउड है। अगर ग्राउंड के ऊपर है तो 9 आवर्स डे में, और बिलो है तो 8 आवर्स, ठीक है। और लगातार वीक के अंदर तो 6 डेज है, 6 डेज के बाद एक हॉलीडे मिले ही मिलेगी, रेस्ट हॉलीडे, ठीक है। ये अभी मोटे मोटे देख रहे हैं, इनको डिटेल में देखेंगे, सारे प्रोविजन जो है वो डिटेल में भी आएंगे। आगे देखो, अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो सबसे पहले 1890 के अंदर नाम था लॉर्ड क्रॉस, ठीक है, ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम के। इन्होंने बोला था कि माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ तो लाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ही फिर धीरे धीरे 1890 के बाद धीरे धीरे इस पर काम शुरू हुआ। 1894 के अंदर पहला जो फर्स्ट इंस्पेक्टर था माइंस का, उसको अपॉइंट करा गया। फिर 1901 के अंदर एक्ट आ गया, सेंट्रल एक्ट आ गया माइंस के लिए, और वही अमेंडमेंट होते होते एंड में फिर हमारे पास फाइनल एक्ट बचता है 1952 वाला माइंस एक्ट, जो हमारे आज़ाद भारत के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब हमने इसको बनाया था, ठीक है, 1952 वाले को ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे देखो, ये हमारा करंट का एक्ट जो है, कोई भी बड़ा मेन इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं आया है इस एक्ट के अंदर, ध्यान रखना। 1952 से लेके अब तक कोई बड़ा रिसेंट कोई की नोटिसेबल अमेंडमेंट है कि याद करने लायक है, कुछ नहीं आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ये जो 1952 का एक्ट है, ये आपका सभी तरह की माइंस, चाहे वो कोल माइंस हो, ठीक है, आपकी जो ऑयल एंड गैस वाली होती है वो वाली माइंस हो, या फिर जितने भी मेटल से रिलेटेड माइंस होती हैं, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल है, ठीक है, ये सब जो निकलते हैं, पत्थर भी निकलते हैं, कुछ भी निकल रहा हो, ठीक है, वो सारी की सारी माइंस जो है वो कवर होती है इस एक्ट के अंदर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑयल एंड गैस भी, कोल भी, मेटल भी, नॉन मेटल भी, सारे तरह के मिनरल्स जो है वो काउंट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो, माइंस एक्ट जो है वो ध्यान रखना कि खाली इंडिया के टेरिटोरियल वाटर तक ही उसकी वो है, एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद नहीं है। अगर हम बात करें जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, या फिर जो पूरा कंटिनेंटल सेल्फ है, वहां तक वैलिड नहीं है ये ध्यान रखना, ठीक है। खाली टेरिटोरियल लिमिट तक ही ये वैलिड है। उसके बाद इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जो डीजीएमएस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है, यही एडमिनिस्टर करता है इस एक्ट को, ठीक है, यही एनफोर्स करेगा जितने भी प्रोविजन है, डीजीएमएस, ये ध्यान रखना, ठीक है। यही देखता है कि वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर सही से प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। थोड़ी स्पीड, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने हिसाब से स्पीड देख लेना। आगे देखो, ये एक्ट जो है अगर गवर्नमेंट की माइंस वगैरह आती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में है, उन सब पर भी एप्लीकेबल होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कुछ की डेफिनेशंस आती हैं इस एक्ट के अंदर। अगर हम बात करें अडल्ट की, तो 18+ जो है हर बंदा जो अडल्ट की कैटेगरी में आएगा इसके अंदर। एजेंट कौन होता है इसके अंदर, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको फॉर्मली अपॉइंट करा गया है, या फिर नहीं भी किया गया है अपॉइंट फॉर्मली, ठीक है, लेकिन वो ओनर के बिहाफ पे माइन को संभाल रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो वो एजेंट कहलाता है, ये ध्यान रखना। ओनर के बिहाफ पे जो बंदा काम कर रहा है वो एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और ये बंदा जो है एजेंट डायरेक्टली पार्ट करेगा माइंस की मैनेजमेंट में, माइंस के कंट्रोल में, माइंस के सुपरविजन में, किस तरह से सारा काम हो रहा है प्रॉपरली, यही डायरेक्शन देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एजेंट जो है। अगली हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयड की। एम्प्लॉयड मतलब कौन कौन माना जाता है कि ये बंदा जो है वो माइंस के अंदर एम्प्लॉयड है। देखो भाई, पहला जो मैनेजर होता है उसको भी माना जाता है कि ये माइन एक्ट के अंदर में अच्छा एम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है। दूसरा मैनेजर हो गया। उसके बाद कोई अगर ओनर के द्वारा, एजेंट के द्वारा, या फिर मैनेजर के द्वारा अपॉइंट हुआ है, इन तीनों ने किसी को अपॉइंट करा है, तो वो भी एम्प्लॉयड कहलाएगा, ठीक है। या फिर मैनेजर के नोन में कोई एम्प्लॉयड हुआ है, चाहे वो वेजेस के लिए काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, वो भी एम्प्लॉयड कैटेगरी में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ में वो इन सब काम में भी लगा होना चाहिए। कौन से काम में, माइनिंग के ऑपरेशंस में, ठीक है, माइन की डेवलपमेंट ऑपरेशन हो रही है, और जितनी भी मशीनरी यूज हो रही है माइन की, उनके ऑपरेटिंग में, सर्विस में, मेंटेनेंस में, इन सब में कोई बंदा लगा हुआ है,
ठीक है। माइंस की जो भी निकल रहा है माइंस के अंदर, मटेरियल निकल रहा है, मेटल वगैरह, ठीक है, उसकी लोडिंग में, उसकी अनलोडिंग में। अगर कोई ऑफिस वर्क हो रहा है माइंस के अंदर, अगर वहां बंदा कोई एम्प्लॉय है तो वो भी एम्प्लॉयड कहलाएगा इस एक्ट के अंदर। कोई बंदा अगर वर्कर के वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, खाली माइंस के प्रीमाइसिस के अंदर, बाहर नहीं, ये ध्यान रखना, प्रीमाइसिस के अंदर, तो वो सारे के सारे बंदे कहलाएंगे कि वो इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयड हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर कौन है? एक होता है चीफ इंस्पेक्टर, इसके अंदर वो पूरे एरिया का एक ही रहता है, पूरे इंडिया का एक ही रहेगा, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इंस्पेक्टर भी बनाएगा वो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है इन सबका अपॉइंट। ध्यान रखना, इस एक्ट के अंदर जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, वही इसमें मेन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। स्टेट गवर्नमेंट का इस एक्ट के अंदर कोई भी रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर मान लो इंस्पेक्टर का जो कुछ काम है वो डीएम कर रहा है, ठीक है, डीएम उसका काम कर रहा है, तो उस केस में डीएम भी जो है वो एज अ इंस्पेक्टर ही काउंट होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमने थोड़ी माइंड की बात करी थी, तो डिटेल में करते हैं। कोई सा भी एक्सकेवेशन जहां पर हम सर्चिंग का काम चल रहा है, ठीक है, मिनरल्स को ऑब्टेन किया जा रहा है बोरिंग के जरिए, ठीक है, बोर होल्स बना रहे हैं, कुएं हो गए तेल के, ऑयल वेल्स हो गया, जो माइन की साफ्ट होती है, इवन चाहे वो संक है या फिर संक नहीं है, ये साफ्ट वाली क्या चीज़ है? साफ्ट वाली क्या होता है, माइंस में उतरने के लिए ना एक वर्टिकल साफ्ट बनाती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एलिवेटर होता है, उसके जरिए वो साफ्ट माइंस के अंदर पूरा जो है वो इटरनल माइन की मान लो, ठीक है, साफ्ट से जो है वो नीचे ऊपर जाते हैं ये लोग पूरे अंदर। ये आपकी पूरी जमीन है, ये पूरी साफ्ट जो है बना रखी है, और ये आपकी सुरंग है अंडरग्राउंड वाली, ठीक है। आपने देखा होगा वो वाली अक्षय कुमार की मूवी थी रानीगंज, उसके अंदर दिखाया गया था ये, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें ये साफ्ट होती है आपकी। अब कोई साफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, या फिर जो सुरंग है वो थोड़ी इंक्लाइंड प्लेन पर है इस तरह से, तो वहां पे कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है। आपकी जो माइन है वो ओपन कास्ट माइनिंग है, जो होता है ना पत्थर वगैरह निकालते हैं, स्टोन क्वेरी करते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सब निकालते हैं, ठीक है, जो मार्बल वगैरह होते हैं ये सब ओपन क्वेरी के द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई सुरंग वगैरह नहीं बनती है, ओपन कास्ट माइनिंग हो गई। कोई कन्वेयर वगैरह पे काम कर रहा है, ठीक है, ये सारे के सारी चीज जो है वो आपकी माइंस के अंदर में ही आती है, इन सबको एज अ माइन ही काउंट करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इवन जो पावर स्टेशन से पावर ट्रांसमिट हो रही है किसी भी माइन के पास, ठीक है, वो पावर स्टेशन भी माइन के अंडर ही आएगा, उसको भी माइन ही कैलकुलेट किया जाएगा इस एक्ट के अंडर में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि जो ऑफिस होते हैं माइन के अंदर, ठीक है, जो खाली नॉन माइनिंग बिजनेस करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं जो, ठीक है, सेल्स वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, ये सब माइन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, नहीं आते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई थी कि अगर कोई बंदा ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो एज अ एम्प्लॉयड माना जाएगा माइन के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। अगर ऑफिस के अंदर जो बंदा काम कर रहा है वो तो एम्प्लॉयड माना जाएगा, ठीक है, पर ये ऑफिस जो है ये एज अ माइन नहीं मानी जाएगी, ये माइन कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिनरल्स देखो, जो भी सब्सटेंसेस जो जिसको हम अर्थ से obtain कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑयल है, ठीक है, आपका पेट्रोल गैस हो गया, इसके जरिए, माइनिंग के जरिए, ड्रिलिंग के जरिए, ठीक है, डिगिंग के जरिए, क्वेरिंग के जरिए, इन सभी प्रोसेस से जो भी आप मिनरल्स अर्थ से निकाल रहे हो वो सारी मिनरल कैटेगरी में आएगा, इसके अंदर ध्यान रखना। और जरूरी नहीं है कि जो मिनरल्स है वो अंडरग्राउंड ही हो, आप टनल बना रहे हो, ठीक है, माइंस की माइनिंग कर रहे हो तभी हो, ये सरफेस के ऊपर जो मिनरल्स होते हैं वो भी काउंट होते हैं सेक्ट के अंदर। इवन सिंपल वाटर भी, अगर ड्रिलिंग करके वाटर भी निकाला जा रहा है तो लीगली वाटर भी मिनरल्स की कैटेगरी में आएगा इस एक्ट के अंडर में, अगर ड्रिलिंग के पर्पज से, ठीक है, ड्रिलिंग, माइनिंग, डिगिंग या क्वेरिंग, इन सब से निकाला जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में वाटर भी आएगा मिनरल कैटेगरी में इस एक्ट के अंदर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ओनर कौन है इस एक्ट के अंडर में? आपको तीन नाम जो है इस एक्ट के अंदर में बड़े बार बार दिखाई देंगे, ओनर, एजेंट और उसका मैनेजर,
ये हमेशा दिखाई देंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं ओनर की। कौन है ओनर? जो भी माइन का इमीडिएट प्रोपाइटर होगा, जिसकी वो जमीन है, जो भी जिसकी भी वो माइनिंग है वो वाली, या फिर मान लो वो लेसी है, ठीक है, होता है ना बटाई पे ले लेते हैं जमीन, तो ऐसे ये भी बटाई पे ले लेते हैं, ठीक है, वो लेसी है, उसने लीज पे दे रखी है, या फिर जो ऑक्यूपायर है जिसकी वो जमीन वगैरह है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर, ये सब जो है वो ओनर कैटेगरी में आएंगे, ये ध्यान रखना। कौन कौन ओनर कैटेगरी में नहीं आएगा, किसको नहीं माना जाएगा कि वो ओनर नहीं है? अगर बंदा जो है वो खाली रॉयल्टी खा रहा है बैठ के, ठीक है, खाली फाइन ले रहा है या फिर रेंट ले रहा है उस जगह का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वहां के मिनरल से, ना वो उसको निकाल रहा है ना वो बेच रहा है, ठीक है, उस केस में वो ओनर नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज, अगर मान लो सबसे बड़ा पॉइंट, अगर कोई इवन ट्रेस पासर भी है, होते नहीं है यहाँ हरियाणा में बहुत चलता है जाट गुजर कब्जा करना, ठीक है, तो अगर कोई ट्रेस पासर भी है, उसने आपकी माइन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, अगर वो कब्जा करके बैठा हुआ है और बाद में अगर किसी तरह का मिसहैप होता है, मान लो कोई दुर्घटना हो गई रानीगंज जैसे ही, सारे के सारे मर गए उसके अंदर दब के, तो उस केस में वो बंदा जो है वो लायबिलिटी से एग्जाम नहीं कर सकता है कि भाई मैं तो मालिक हो ही नहीं इसका, मालिक कोई और है, मैंने तो ऐसे कब्जा रखी थी, तो उस केस में उसको ही ओनर जो है वो माना जाएगा, ये ध्यान रखना, अगर उसने कब्जा रखी है तब भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निकुंज में अभी सारे पॉइंट बताऊंगा ये ऑफिस वाला एंड में डिटेल में, अभी फिर चलते हैं, बाद में बताऊंगा एंड में, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद रिपोर्टेबल इंजरी। क्या है रिपोर्टेबल इंजरी? ठीक है, कोई भी इंजरी जिससे वर्कर जो है वो 72 आवर से ज़्यादा काम करने में असमर्थ हो गया है, मतलब कि 72 घंटे हो गए हैं अभी भी वो काम नहीं कर पा रहा सही से, तो उस केस में क्या होता है, उसको रिपोर्टेबल इंजरी माना जाएगा, और जो भी उसका एजेंट है, एम्प्लॉयर है, मैनेजर है, जो भी है, उसको अथॉरिटी के पास जो है नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसा एक्सीडेंट जो है वो हो गया है। ध्यान रखना, सीरियस बॉडीली इंजर्ड केस में नहीं, उस केस में अलग पॉइंट होता है, ठीक है, ये खाली 72 घंटे वाला केस है। अब जो ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा कि सीरियस बॉडीली इंजर्ड, ये क्या चीज़ है? जैसे कि मान लो बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, परमानेंट ही हाथ पैर कट गए हैं, आंख चली गई है, कान वगैरह चले गए हैं, या फिर मर ही गया है बंदा, ठीक है, ध्यान रखना, या फिर कोई ऐसा केस आ गया है, कोई ऐसी कुछ उसको डिसेबल हो गया है जिसकी वजह से 20 से ज़्यादा दिन तक वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी जो है वो सीरियसली बॉडी इंजरी कहलाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे एक, ठीक है, आगे देखो, अब एम्प्लॉयर को जो है ना इन सब केस में अगर कोई भी तरह की इंजरी वगैरह होती है ना, तो सबसे पहले तो इसको इमीडिएट फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ओनर जो है अपने पैसे के हिसाब से खुद ही पैसा लगाएगा, खुद ही करेगा, ये ध्यान रखना। अब ये जो हो जाती है सीरियसली बॉडी इंजर्ड वगैरह हो गया है, तो विद इन 24 आवर्स, ठीक है, जो आपका इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है, डीजीएमएस, या फिर जो चीफ चीफ इंस्पेक्टर है या फिर डीएम है, उसको जो है वो नोटिस देना पड़ता है कि हाँ भाई सीरियसली बॉडी इंजर्ड हो गया है बंदा, ये ध्यान रखना। अगर किसी भी तरह का कंपनसेशन प्रोवाइड करा गया है, पहले तो क्या, अगर सीरियसली बॉडी इंजर्ड हो गया, मर मर गया है, तो क्या होगा, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद किसी भी तरह कंपनसेशन दिया गया है, तो कंपनसेशन जो है वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कब कहा जाता है वर्कर जो है वो वर्कर माइंस के अंदर काम कर रहा है, हमने एम्प्लॉयड वाला देखा, अब वर्कर वाला देख रहे हैं कि हाँ भी वर्कर जो है माइन के अंदर काम कर रहा है, कब कहा जाएगा, या तो वो बिलो ग्राउंड काम कर रहा हो या फिर अब ग्राउंड काम कर रहा हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर बिलो ग्राउंड काम कर रहा है तो किसी साफ्ट के ऊपर काम कर रहा होगा, साफ्ट जो है वो या तो संक होगी या फिर संक नहीं होगी, ठीक है, ऊपर होगी या फिर जमीन के नीचे होगी, ध्यान रखना। या फिर बिलो ग्राउंड काम कर रहा है तो किसी एक्सकेवेशन में काम कर रहा है जो कि तुम्हारी सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे जाती है। अब ये क्या चीज़ है, ये ध्यान सुनो, सुपर जेसेंट ग्राउंड क्या है, बिलो, जो बिलो ग्राउंड है ये काम कैसे होता है, ये सब क्या है कि मान लो ये आपकी पूरी एक ज़मीन है, लैंड है, ठीक है, यहाँ पर पहले एक्सकेवेट किया गया है, फिर उसके बाद इस ज़मीन से या नीचे नीचे सुरंग बना दी गई है, इस तरह से ये आपकी सुरंग जा रही है, ठीक है, तो और बीच में यहाँ पर ज़मीन आ गई है, ये पूरी की पूरी ज़मीन है, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पर खाली गैप आ गया, ये आपने सुरंग बना दी गई है, और उसके ऊपर ये जो है ये आपकी सुपर जेसेंट ग्राउंड हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही वाला जो काम है इसी को बोला जाएगा बिलो ग्राउंड, ठीक है, इसको आप ओपन कास्ट नहीं बोल सकते, इसके ऊपर जो है वो एक लैंड का पोर्शन आ रहा है ये वाला, ये ध्यान रखना। मतलब नॉर्मली जो हम टनल वगैरह सिस्टम होता है ना माइन के अंदर, ठीक है, अगर उसके
उसके जैसे काम हो रहा है तब भी बोलेंगे कि हाँ भाई बिलो ग्राउंड वाला काम हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अबव ग्राउंड वाला, आपको पता है जो ओपन कास्ट वाला काम होता है, ठीक है, जितने सारे हैं वो सारे आपके अबव ग्राउंड वाले कहलाते हैं। किन किन केस में आपका माइंस एक्ट नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब माइनिंग हो रही है लेकिन माइंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा ऐसा प्रोविजन है कि हाँ भाई माइनिंग भी हो रही है, ठीक है, पर आपका माइंस एक्ट जो है वो लगेगा ही नहीं उसके ऊपर। क्या है वो चीज, देखो ध्यान से। अगर प्रोस्पेक्टिंग पर्पस से एक्सकेवेशन हो रही है, मतलब खाली सर्च का प्रोसेस है, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर मिनरल है कि नहीं है, उनका सेल का या फिर यूज करने का कोई मोटिव नहीं है, उसको खाली ढूंढने के पर्पज से कर रहे हैं। और साथ ही साथ में कुछ कंडीशन भी मैच होनी चाहिए। क्या कंडीशन मैच होनी चाहिए कि किसी भी एक दिन पे 20 से ज्यादा परसेंट काम नहीं करने चाहिए उस जगह पे, ये ध्यान रखना। किसी भी डे में 20 से ज्यादा परसेंट काम नहीं करने चाहिए। दूसरा, जो भी आप प्रोस्पेक्टिंग का काम करोगे, जो भी गड्ढा वगैरह करोगे, वो 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ का नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कोई भी पार्ट जो है वो सुपर जेसेंट ग्राउंड के नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब टनल वगैरह आप नहीं खोद सकते कि आप खोदने के लिए टनल बना दी और उसके ऊपर ग्राउंड भी आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर काम कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो हाँ भाई ये वाला जो एक्ट है ये नहीं लगता, ये प्रोस्पेक्टिंग वाला रूल जो है वो नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो 20%, 6 मीटर और सुपर जेसेंट, ये तीन जो है वो मानने पड़ते हैं। हाँ, ये 6 मीटर वाला जो है नॉर्मल केस में है। अगर कोल माइन की वो कर रहे हैं, खोज रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, तो 15 मीटर वाला क्रॉस लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। खाली कोल के लिए, बाकी सब के लिए नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि आपका माइंस एक्ट जो है वो नहीं लगता है। दूसरा क्या केस है, अगर बिल्कुल लो रिस्क वाली माइनिंग हो रही है। लो रिस्क वाली माइनिंग क्या, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ग्रेवल होते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब निकाले जा रहे हैं, ये लो रिस्क वाले होते हैं। आपने देखा होगा वो सलमान खान की पुरानी पिक्चर थी, ठीक है, वो जिसमें वो खोदता है लड़की के लिए जाके, वही वाली, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ओपन कास्ट माइनिंग होती है, ये ध्यान रखना। इन केस में भी, इसमें भी एक रूल है, क्या, सुपर जेसेंट नहीं जाना है, मतलब टनल वगैरह जो है वो नहीं खोदनी है, और 6 मीटर से डेप्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी सेम रूल है। 50 से ज्यादा बंदे काम नहीं करने चाहिए, वहां 20 थे, यहाँ पर 50 है, ठीक है, किसी भी एक डी में। और साथ साथ में एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तब भी ये लो रिस्क वाली जो है वो रूल अप्लाई होगा, उस वरना नहीं होगा, वरना माइंड सेट लगेगा, ये ध्यान रखना। इसमें 4 पॉइंट है, सुपर जेसेंट, 6 मीटर, 50% और एक्सप्लोसिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब इसमें कुछ अथॉरिटीज हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर और तुम्हारा सर्टिफाइंग सर्जन। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है। एक होता है आपका चीफ इंस्पेक्टर, वो पूरे कंट्री के लिए एक ही रहता है, ठीक है। उसके नीचे बहुत सारे इंस्पेक्टर होंगे जो कि वो अपॉइंट करता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और चीफ इंस्पेक्टर के नीचे काम करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर किसी भी वजह से ये लोग जो है वो माइनिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इनको डिस्क्वालीफाई भी जो है वो कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, डीएम जो होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, वो भी इनकी पावर जो है वो करता है, ठीक है। अगर इनकी पावर यूज करेगा तो डीएम को भी एज इंस्पेक्टर ही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन डीएम जो है वो इंस्पेक्टर की कुछ पावर को यूज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्या है, इंस्पेक्टर के पास ये पावर होती है कि अगर उसको लग रहा है कि किसी माइनिंग में डेंजर वगैरह का खतरा है, कोई डेंजर का इश्यू है, ठीक है, कि ये माइनिंग जो है पानी भरने वाला है, कुछ भी हो सकता है, पर मिसहैप हो सकता है किसी भी तरह का, तो उस केस में जो वो उस माइन को पूरी तरह से वहां पे काम को प्रोहिबिट कर सकता है, साथ साथ में उस माइन को भी बंद कर सकता है। लेकिन ये वाली पावर जो है वो डीएम के पास नहीं है, ध्यान रखना। मतलब डीएम जो है बाकी काम तो करेगा इंस्पेक्टर वाले, पर ये जो वो रोक नहीं सकता है किसी भी माइन को, ये ध्यान रखना। वो पावर सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास ही है, डीएम के पास वो वाली पावर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सर्टिफाइंग सर्जन भी बताएगी, ठीक है। सर्जन का काम क्या होता है, वही तुम्हारा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, डिसीज वगैरह हो गई, सैनिटरी कंडीशंस को इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, ये सब काम जो है वो इसके हैं, सर्टिफाइंग सर्जन के। यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भी तरह का अडोलसेंट नहीं होता है जिनके लिए, जो फैक्ट्री एक्ट में था, इसके लिए सर्टिफाइंग फिटनेस वाला वो बनता है सर्टिफिकेट, वो वाला सीन यहाँ पर नहीं है। माइंस के अंदर तो 18 बिलो अलाउड ही नहीं है, उसके आसपास भटकना भी, बिल्कुल भटकना भी अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना कि माइन के अंदर जो है 18 साल से कम का बंदा एंट्री भी उसकी अलाउड नहीं है।
काम कर रहा है तो दूर की बात है, एंट्री भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो 18 साल से नीचे बंदा जो है वो काम नहीं करता है, तो ये एडोलसेंट वाला जो सर्टिफिकेट फिटनेस था, ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं है, वो फैक्ट्री एक्ट में है, ये ध्यान रखना। हालांकि सर्टिफाइंग सर्जन है यहाँ पर, उसके काम क्या है, डिसीज वगैरह को देखना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए वो देखना, और सैनिटरी कंडीशन देखना, ये काम है कुछ इसके। यहाँ पर कोई मेन रूल नहीं है इसका, तुम्हारे सर्टिफाइंग सर्जन का, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको पता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को बनाती है, ठीक है, और वो आगे जाके बहुत सारे इंस्पेक्टर ऑफ माइन को भी हायर करते हैं। ये लोग जो हैं इन पे एग्जामिनेशन की पावर है और इंक्वायरी की पावर भी है। ये लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, चाहे डे में नाइट में, स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, सर्च की पावर है, सीजर की पावर है, बंद भी कर सकते हैं किसी भी माइन को, ये सारी पावर दे रखी है, इनको ध्यान रखना। अब क्या है, जो चीफ इंस्पेक्टर है, ठीक है, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि हाँ भाई तू जाके इस माइन का सर्वे कर, लेवल का काम, मेजर का काम, अगर कोई भी आउटपुट जो है वो निकाल रही है माइन, ठीक है, उन सबको, अगर ये वाले काम के लिए जो है चीफ इंस्पेक्टर जो है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को भी ऑथराइज कर सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। पर इन केस में क्या है, मतलब अब ध्यान सुनो इस चीज को, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नहीं जा रहा है, ठीक है, माइन के अंदर, ये वाले जो ऑथराइज पर्सन है, जिनको ऑथराइज करा है चीफ इंस्पेक्टर ने, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे सर्वे के लिए, मेजर के लिए, लेवलिंग के लिए, अगर ये किसी भी माइन के अंदर एंट्री कर रहे हैं इन कामों के लिए, तो उनको 3 दिन का नोटिस देना पड़ता है, 3 डेज का, ये ध्यान रखना। 3 डेज के नोटिस के बाद ही ये बंदे जो है वो उसके अंदर जाएंगे, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ, कभी कभी एक क्लॉज भी है कि मान लो कि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो चीफ इंस्पेक्टर की एडवाइस पे ये लोग डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं, वो इमरजेंसी केस में, कि कोई किसी तरह का मिसअप हो गया है, ठीक है, उसी केस में, वरना 3 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ये 3 दिन का नोटिस जो है वो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर नहीं देता, ये जो ऑथराइज पर्सन है, जिनको चीफ इंस्पेक्टर बना रखा है इन 3 काम के लिए, खाली उन्हीं केस में ये 3 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो है वो आया भी था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया था उठ के, ये 2023 में। अब आगे देखो, अब कुछ ऑब्लिगेशन होती है माइन के मैनेजमेंट की, मतलब जो ओनर है, जो आपका एजेंट है और जो मैनेजर है, उनकी कुछ ऑब्लिगेशन भी है। ऑब्लिगेशन क्या है कि जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज होती है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, सब सब, ठीक है, ये सब इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ में अगर चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और ऑथराइज पर्सन वो माइन के अंदर आ रहे हैं सर्वे या इंस्पेक्शन के लिए, तो उनके लिए भी सारी फैसिलिटीज इन लोगों को ही प्रोवाइड करनी पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखो, हम्म, हाँ, ये तो हो गई सर्वे वाली बात। ऑक्यूपेशनल डिसीज के केस में भी सारे के सारे पॉइंट जो अपने पढ़े वो सेम थे अभी, ठीक है, ये ध्यान रखना, टोटल पॉइंट सेम थे। अब उसके बाद मान लो कि कभी सर्वे चल रहा है, ठीक है, सर्वे चल रहा है, वर्करों को बुलाया जा रहा है, उनको एग्जामिन करा जा रहा है, उनसे रिकॉर्ड पे उनका स्टेटमेंट ली जा रही है। उस केस में क्या होता है, जितना भी टाइम लग रहा है तो वर्कर को माना जाएगा कि वो अपने वर्किंग टाइम पर ही काम कर रहा है, उसको ये नहीं माना जाएगा कि उसने काम नहीं करा है, उसका सारा का सारा जो टाइम स्पेंड हुआ है वो वर्किंग ही माना जाएगा, ध्यान रखना। और हालांकि उस केस में अगर मान लो कि दिन के जो 8 घंटे हैं बिलो ग्राउंड और जो 9 घंटे अब ग्राउंड वो खत्म हो गए और एक्स्ट्रा भी चल रही है पूछताछ उनसे बिल्कुल प्रॉपर वाली, तो उस केस में अगर उनको ओवर टाइम भी करना पड़ गया, ठीक है, तो वहां पर ओवर टाइम वाला रेट नहीं मिलेगा, वहां पर उनको ऑर्डिनरी रेट के हिसाब से ये ओवर टाइम मिलता है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अगर सर्वे के टाइम पे ये 8-9 घंटे से ज़्यादा टाइम बीत गया है और ओवर टाइम वाला टाइम भी चला गया है, तो ऑर्डिनरी रेट में पेमेंट मिलती है, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली तो क्या कोई काम किया नहीं है, बस खड़े ही तो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब ये जो सैलरी वगैरह मिलती है ना, ये आपके जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस होती है उस पर मिलती है। अब ये ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या है, आपका वही बेसिक वेज, डीए, ठीक है, अगर अंडरग्राउंड काम कर रहा है तो अंडरग्राउंड वाला अलाउंसेस, ठीक है, और कोई भी कंपनसेशन जो फूड ग्रेन के जरिए प्रोवाइड करा जा रहा है वो सब। क्या क्या नहीं आता है, बोनस नहीं आएगा, ठीक है, अगर किसी तरह का फ्री हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है वो नहीं आता, कोल सप्लाई प्रोवाइड करा जा रहा है वो नहीं आएगा, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं आती, सिकनेस अलाउंसेस नहीं आता, केरोसिन वगैरह टूल वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब जो है वो ऑर्डिनरी वेजेस में काउंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। खाली बेसिक, डीए, अंडरग्राउंड का अलाउंसेस और फूड ग्रेन वाला, ये चार ही जो है वो काउंट होती है, बाकी काउंट नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अगर मान लो सर्वे करा, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ने सर्वे करा या फिर इंस्पेक्टर ने करा या फिर जो तुम्हारा वो वाला बंदा था ऑथराइज वाला, उसने सर्वे करा और उसने ये पाया कि वर्कर जो है वो मेडिकली अनफिट है सर्वे के बाद, तो उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और सारा का सारा खर्चा जो है वो ओनर, माइन और मैनेजर पे लगाया जाएगा, ओनर पे, एजेंट पे और मैनेजर पे, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी मान लो वो स्टिल अनफिट है, तो उसको क्या कर सकते हैं कि पहले तो मान लो कहीं पर अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे दी कि तू बैठ के आराम से ऑफिस वाला काम कर ले, ठीक है। अगर वो नहीं करता या फिर वो प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है तो उसको डिसेबिलिटी अलाउंसेस प्रोवाइड करा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो चाहता है कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ काम, मैं काम नहीं कर रहा, ना मेरे को डिसेबिलिटी अलाउंसेस चाहिए और ना ही मेरे को कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस चाहिए, मेरे को मेरा सर्वे हो गया भाई, मैं अनफिट हूँ, ठीक है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो उस केस में उसको लंप सम डिसेबिलिटी कंपनसेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया है 10-15 मिनट का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर्टिफाइंग सर्जन को बनाती है, सर्जन जो है वो एरिया वाइज या फिर माइन वाइज काम करते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, खुद सर्टिफाइंग सर्जन जिन पे इतना काम भी नहीं है सेक्ट के अंदर, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाना, वो अपने काम को आगे किसी और मेडिकल प्रैक्टिशनर पर डेलीगेट भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, पर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर किसी भी तरह से वो माइनिंग के काम में इंडल्ज हो रहे हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो, इस एक्ट के अंदर कोई भी अगर नियम वगैरह बनाने हैं तो एक माइनिंग बोर्ड बनता है, ठीक है। जब माइनिंग क्या लिखा लिखा क्यों नहीं जा रहा, एक मिनट, ओके। जो माइनिंग बोर्ड बनता है, ठीक है, तो माइनिंग बोर्ड से कंसल्टेशन लेना जरूरी है, ये ध्यान रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी रूल वगैरह बनानी है, अब क्या है, इसके अंदर एक कमेटी भी बनती है और कमेटी के बाद एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बनता है, ध्यान रखना, गवर्नमेंट जो है वो कमेटी भी बनाती है और कमेटी के साथ साथ वो आपका एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बनाती है। अगर कोई जो मिसहैप है वो मतलब सीरियस हो गया है, एक्सीडेंट वगैरह सीरियस हो गया है, उस केस में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जाएंगे ना, कमेटी सारा काम कर देती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कमेटी जो है वो उसमें कौन कौन होते हैं, चेयरमैन रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, ये चेयरमैन जो है वो आपका चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और ऑथराइज्ड पर्सन ये नहीं बन सकते, अलग से ही चेयरपर्सन होता है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा चीफ इंस्पेक्टर है, ये वाला भी मेंबर रहता है इसका, ठीक है। दो मेंबर रहेंगे जो माइनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो मेंबर रहेंगे जो ओनर्स, एजेंट या फिर तुम्हारे जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, एटलीस्ट दो में से, जो दो दो है ना, इनमें से एटलीस्ट एक तो कोल माइन से होना ही चाहिए, दोनों भी सकते हैं और एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और दो बंदे जो होंगे वो क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर होंगे। तो ये कंपोजिशन है कमेटी की, एक चेयरपर्सन है, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर है, दो माइनर्स में हैं, दो तुम्हारे ओनर के हैं और दो तुम्हारे माइन के इंजीनियर्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और भी बहुत सारी कमेटी बना सकती है इसके अंदर। इंक्वायरी के जो भी खर्चा आता है, जो भी ये कमेटी जो है वो इंक्वायरी वगैरह करती है, सारा का सारा पैसा जो है वो ओनर से ही वसूला जाएगा, ध्यान रखना। सरकार किसी भी तरह का पैसा जो है वो खर्च नहीं करती है बेमतलब में, 1 रुपया भी, सारा पैसा इनसे वसूलेंगे। उसके बाद मान लो ओनर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो 6 महीने 6 हफ्ते के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पे या फिर जो चीफ इंस्पेक्टर है उसके पास नोटिस दिया जाएगा कमेटी के द्वारा कि भाई हम गए थे वहाँ पे, हमने सर्वे वगैरह करा, हमारी सैलरी वगैरह जो है वो ओनर ने प्रोवाइड ही नहीं करी, ना ही कोई हमें कोई फैसिलिटीज दी, उल्टा मार के भगा दिया हमें, राम अधीर सिंह बन रहा है वो, ठीक है, ध्यान रखना। तो उस केस में जो है 6 महीने के अंदर अंदर, 6 वीक के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो नोटिस जाता है, ये ध्यान रखना। आगे, और हमने बताया था कि अगर मान लो माइनिंग ऑफ कोई नई कंपनी है, ठीक है, नई नई ऑर्गेनाइजेशन है, वो माइनिंग स्टार्ट कर रही है इस एक्ट के अंदर में, तो जब माइनिंग स्टार्ट कर रही है उसके 1 महीने पहले ही, विद इन 1 मंथ बिफोर स्टार्टिंग माइनिंग, वो नोटिस भेजेगी, ठीक है, किन किन बंदों को, ओनर जो है वो किस किस को भेजेगा, जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको भेजेगा, जो कंट्रोलर है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का उसको, ठीक है, और जो उस एरिया का डीएम होगा, इन लोगों को जो है वो नोटिस भेजेगा 1 महीने के पहले पहले, माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि हाँ भाई मैं एक्ट कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब इस एक्ट के अंदर जो ओनर और एजेंट जो होते हैं ना, उनको मैनेजर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। ध्यान रखना, हर एक माइन का एक मैनेजर होना अर्जेंट, मतलब नेसेसरी है, होगा ही होगा, मस्ट है, मैनेजर होना ही चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ओनर और एजेंट जो हैं वो खुद को भी अपने आप को एज अ मैनेजर अगर क्वालिफाइड है, ठीक है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई हम मैनेजर वगैरह हायर नहीं कर रहे, हम खुद ही मैनेजर हैं, हम खुद ही देखेंगे पूरी माइन की, कैसे माइन की ओवरऑल मैनेजमेंट हो रही है, कंट्रोल कैसे हो रहा है, सुपरविजन कैसे हो रहा है, हम देखेंगे। पर उस केस में क्वालिफिकेशन क्या है कि माइनिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए उनका, तभी वो खुद को मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम देख रहे हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो होती है वो शेयर्ड तो होती है, पर स्ट्रिक्टली ओनर, एजेंट और माइनर की ही होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रिक्टली ये तीनों ही पकड़े जाते हैं कुछ भी होता है तो। बहुत सारे अलग अलग तरीके हेल्थ और वेलफेयर प्रोवाइड करता है इनके अंदर ये तीनों। ड्रिंकिंग वाटर देंगे, ठीक है, यूरिनल्स, लेटरिंग, वॉशिंग प्लेसेस, सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा, सैनिटेशन वगैरह हर चीज। एक चीज ध्यान रखना, जो वाटर पॉइंट होंगे, जो वाटर कूलर वगैरह रहती हैं, ये तुम्हारे जो यूरिनल वगैरह हैं उनसे 6 मीटर की मिनिमम दूरी में होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक पॉइंट और है कि फर्स्ट एड वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, पर जहां पर भी 150 से एक्स्ट्रा मेंबर है माइंड के अंदर, वहां पे फर्स्ट एड रूम भी प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट एड रूम, इसमें क्वालिफाइड मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ होगा, अगर 150 या 150 से ज्यादा बंदे जो है वो काम कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद और हाँ, ये वाटर वाले केस में एक पॉइंट और था कि दिन, ये रूल के अंदर था, सॉरी एक्ट के अंदर नहीं था, कि दिन का 2 लीटर पानी मिनिमम एक बंदे के हिसाब से मिलना चाहिए माइन के अंदर। ठीक है, 2 लीटर जो है वो मिनिमम है इस एक्ट के अंदर। अब आगे देखो, अब क्या है, हमने पढ़ा था कि सेक्शन 22, जो मैंने आपको पहले बता रखा था इस एक्ट के अंदर, कि चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पे कुछ पावर है। ठीक है, पावर क्या है कि वो देखते हैं कि वर्कर जो है उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया है, उनको किसी भी तरह से हेल्थ और वेलफेयर के प्रोविजन नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई डेंजर है इस माइन के अंदर, ये कोलैप्स करने वाली है, ठीक है, किसी भी तरह का उनको लगता है कि मिसहैप होने वाला है, तो उस केस में वो लोग जो हैं वो बंद कर सकते हैं उसको। ध्यान रखना, माइन को पूरी तरह से वहां पे काम जो है वो बंद कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर इनके ऑर्डर, जो ये चीफ इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर है, इनका ऑर्डर के खिलाफ अगर कंप्लेंट करनी हो, ठीक है, अगर इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट जाएगी विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज वो जो है वो कंप्लेंट कर सकता है, ध्यान रखना। चीफ इंस्पेक्टर जो है या तो कंफर्म कर देगा इंस्पेक्टर का जो भी ऑर्डर है, या फिर उसको मॉडिफाई कर सकता है, या फिर कैंसिल भी कर सकता है, ध्यान रखना। अगर उसने ये सब नहीं करा, कर दिया, मान लो फिर कुछ भी ऑर्डर दे दिया, ठीक है, और अभी भी जो ओनर है वो अभी भी एग्रीव्ड है कि भाई मेरे को मजा नहीं आया बिल्कुल भी, तो वो तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकता है। विद इन 20 डेज जो भी चीफ इंस्पेक्टर जो है ऑर्डर देगा, उसके विद इन 20 डेज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जा सकता है, ये ध्यान रखना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको जो भी मिला, ऑब्जेक्शन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर पावर होती है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर उसको कमेटी के पास कर दे ट्रांसफर, कि भाई तू देख, हम पे टाइम थोड़ी है, कमेटी पे कर देगी ट्रांसफर। ठीक है, अब कमेटी जो है वो ऑर्डर को जब भी अभी फैसला कर रही है, उस टाइम तक उस ऑर्डर को सस्पेंड भी कर सकती है, ध्यान रखना, जो भी कमेटी आगे फैसला लेगी, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ओनर जो है, एजेंट है या मैनेजर जो है, वो कोई भी सेफ्टी प्रोविजन जो इस एक्ट के अंदर में है उनको प्रोवाइड करने में फेल हो गया है, वो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर क्या है, पहले तो रिटर्न नोटिस देगा कि भाई टाइम दे रहा हूँ, इस टाइम के अंदर अंदर कंप्लाई कर लो, ठीक है, मान जाओ। अगर नहीं मानता है तो पूरी तरह से उस माइन में काम को प्रोहिबिट कर सकता है, कोई भी वर्कर वहां पे काम करने को नहीं आएगा, सिर्फ वो बंदे जो रिस्पॉन्सिबल है ये इन प्रॉब्लम कंप्लाई करने के, खाली वही आ सकते हैं, बाकी कोई भी इसके अंदर काम करने को नहीं आएगा, पूरी तरह से ही वो बंद कर देंगे कंपनी को। और उस बंद करने के टाइम पर वर्कर्स को सैलरी जो है वो बराबर मिलती रहेगी, उनकी फुल वेजेस जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आगे, अगर मान लो डेथ वगैरह हो जाती है और इंक्वायरी वगैरह बैठती है, ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी हो जानी चाहिए डेथ के केस में, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हम पढ़ रहे हैं वर्किंग आवर वगैरह। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि वीकली रेस्ट मिलेगा, ठीक है, 6 दिन पर लगातार ज़्यादा काम हो नहीं सकता है, एक छुट्टी होनी चाहिए। अगर मान लो कि वीकली छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं, तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब एक छुट्टी जो है मारी गई,
संडे को भी काम करवा लिया मान लो, ठीक है, तो अगले 2 महीने के अंदर कभी ना कभी उसको एक कंपनसेटरी हॉलीडे देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा था कि मैक्स 48 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है, उतना काम ले सकते हैं वीक के हिसाब से ही, एक वीक में मैक्स 48 आवर्स, ठीक है। अबव ग्राउंड जो है वो दिन का 9 घंटे और बिलो ग्राउंड जो है वो दिन का 8 घंटे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो तुम्हारा ये अबव ग्राउंड है, अबव ग्राउंड में मैक्सिमम स्प्रेड ओवर जो है वो आपका 12 घंटे का है, ठीक है, मैक्सिमम स्प्रेड ओवर जो है वो 12 घंटे तक का है। और अगर गवर्नमेंट चाहती है तो चीफ इंस्पेक्टर जो है अगर वो चाहेगा तो इसको बढ़ा के वो 14 घंटे भी कर सकता है स्प्रेड ओवर को, ये ध्यान रखना। लेकिन ये प्रोविजन खाली अबव ग्राउंड के लिए है, बिलो ग्राउंड के लिए नहीं है। बिलो ग्राउंड में किसी तरह का भी स्प्रेड ओवर नहीं चलता है, वहां पर तो 8 घंटे फिक्स है, 8 घंटे हो गए, चाहे काम करवाया नहीं करवाया बाहर में जा, हमें मतलब नहीं है, बाहर, ठीक है, माइन के बाहर 8 घंटे ज्यादा नहीं रुकना किसी बंदे को, ठीक है, ध्यान रखना। वहां पर स्प्रेड ओवर का सीन कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खाली अबव ग्राउंड के ऊपर ही केस है ये स्प्रेड ओवर वाला, उसके बाद नहीं है। कंसिक्वेंटिवली 10 डेज वाला प्रोविजन है, उसके बाद 24 ये फैक्ट्री एक्ट वाला प्रोविजन है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फैक्ट्री एक्ट वाला प्रोविजन है। वरुण भाई रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन ना लो। और 10 डेज वाला प्रोविजन मेरे को इसके तरफ देखने को मिला नहीं वैसे, बाकी अब मैं दोबारा देख लूँगा मिल जाए तो। अब आगे देखो, अब क्या है कि मान लो अगर कोई पर्सन जो है वो दिन में काम कर रहा था, लेकिन कोई इमरजेंसी काम आ गया और काम करते करते मिडनाइट भी पार हो गई, ठीक है, तो जैसे ही मिडनाइट पार हो गई, तो जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म होती है, उसके अगले 24 घंटे तक वो काम नहीं करेगा, वही उसका रेस्ट डे काउंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और मिडनाइट के बाद जितने भी घंटे उसने काम किए थे वो उसके प्रीवियस डे में काउंट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। ओवर टाइम जो मिलता है वो दुगने के हिसाब से मिलता है, यहाँ पर भी वही फैक्ट्री एक्ट वाला प्रोविजन है, ये ध्यान रखना। 12 घंटे के अंदर अंदर 2 माइन के अंदर काम नहीं कर सकता, एक ही माइन में काम करेगा, सेम प्रोविजन है। एक और चीज, ओवर टाइम मिला के मैक्सिमम घंटे का जो काम होता है वो 10 घंटे है यहाँ पर, मतलब 9 घंटे जो नीचे अब ग्राउंड काम कर लिया, वहाँ पे 1 घंटे का ओवर टाइम, और बिलो में काम कर रहा है तो 8 + 2 घंटे का ओवर टाइम, बस यही मैक्सिमम इस एक्ट के अंदर है, 10 घंटे। कोई इसके अंदर ये प्रोविजन भी नहीं है कि बढ़ा सकता है, कोई कोई प्रोविजन नहीं था ऐसा, ठीक है, 10 घंटे सेफ। अब आगे देखो, अब एक और चीज क्या है, अगर वर्किंग आवर चेंज करने हैं तो उसके लिए 7 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है ओनर वगैरह को, ठीक है, मैनेजर, सॉरी ओनर नहीं, मैनेजर देखता है। और उसके बाद क्या है, 18+ बंदा होना चाहिए, छोटे लोग काम करते नहीं है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। 18 से नीचे बंदा दिखेगा ही नहीं, कोई अप्रेंटिस नहीं, कोई ट्रेनी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई एडोलसेंट नहीं, कुछ भी नहीं। अब वुमेन का भी हमने देख लिया है, ठीक है, सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही वो काम कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें कुछ चीज़ ला सकती है, वो क्या चांद कर सकती है कि सुबह के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, इतना तक वो उसको बढ़ा सकती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे। लेकिन रात के 10 से सुबह के 5 तक तो किसी भी हालत में वो काम नहीं करेगी जो वुमेन है। लेकिन 2019 के एक्सेप्शन के बाद जो 3 कंडीशन है अगर वो फॉलो हो रही हैं, ठीक है, कि क्या रीडर कंसेंट ले लिया, 3+ वुमेन डिप्लॉय होंगी एक साथ, ये अकेली वुमेन को नहीं अलाउ कर सकते कि आप अकेली वुमेन काम कर रही है, ठीक है, मिनिमम 3 जो है वो ही काम करेंगी। और सेफ्टी के सारे प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है ओनर, उसके बाद ही जो है वो औरतें जो है वो अंडरग्राउंड में काम कर सकती है, नाइट में भी और डे में भी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तभी आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। अब आ रहा है लीव विद वेजेस, लीव विद वेजेस, ध्यान रखना फैक्ट्री एक्ट वाले प्रोविजन और ये वाले प्रोविजन अलग हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको देखना। लीव विद वेजेस क्या है, अप्रेंटिस तो है ना, हाँ अप्रेंटिस वाला पॉइंट मैंने देखा था इसके अंदर, ठीक है, पर वो अप्रेंटिस वाला पॉइंट जो है वो डेड पॉइंट है। मतलब डेड पॉइंट कैसे अंकित, वो कि अप्रेंटिस वाला पॉइंट स्टार्टिंग है, हाँ स्तुति रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, नोट्स भी दूंगा मैं। अप्रेंटिस वाला पॉइंट क्या था अंकित की, ओरिजिनल एक्ट में ये पॉइंट था अप्रेंटिस वाला, लेकिन जब 1986 वाला वो एक्ट आया था चाइल्ड वाला, तो उसमें पूरी तरह से मना कर दिया कि हाँ भाई माइंस के अंदर तो बच्चे काम करेंगे ही नहीं, ये ध्यान रखना, मतलब 18 से नीचे वाले। तो उस एक्ट के बाद वो वाला प्रोविजन जो है पूरी, हालांकि एक्ट के अंदर अभी है वो, पर वो रिडेंडेंट है, वो काम का नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई बहुत सारे प्रोविजन है जो एक्ट के अंदर में है पर वो रिडेंडेंट है,
कोई मतलब नहीं है उनका, उनको हटाया नहीं गया है क्योंकि इस एक्ट में कोई भी चेंजेस लाए नहीं गए हैं। नए कोड के अंदर हालांकि हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना इसके ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया गया है, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर था मैं, लीव विद वेजेस, ओके। अब देखो भाई, फैक्ट्री एक्ट से कैसे अलग है, थोड़ा बहुत देखते रहना। अब क्या है, कोई भी बंदा जिसने 1 साल एटलीस्ट काम करना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है पेड लीव के लिए। एटलीस्ट कम से कम उसे काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं बिलो ग्राउंड वाला। बिलो ग्राउंड वाला क्या केस है, बिलो ग्राउंड वाले केस में कम से कम 190 डे तो उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। पहला रूल तो ये है, 190 डे अटेंडेंस होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि हर 15 दिन के लिए उसको एक पेड लीव मिलेगी। हर 15 दिन के काम के लिए उसको एक पेड लीव मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है बिलो ग्राउंड वाला प्रोविजन। अब बाकी केस क्या है, अबव ग्राउंड वाला, वहां पे 24 डेज मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए साल के अंदर, ठीक है, और 1 डे फॉर 20 डेज। 20 दिन काम करोगे तो आपको एक दिन छुट्टी मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। फैक्ट्री एक्ट में भी ये प्रोविजन था 1 डे फॉर 15, लेकिन वो खाली जो चाइल्ड और अडोलसेंट थे उनके लिए था। यहाँ पर ये पॉइंट चेंज होके बनता है बिलो ग्राउंड वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। 190 डेज मिनिमम अटेंडेंस, 240 डेज मिनिमम अटेंडेंस, 20 दिन एक दिन, 15 दिन एक दिन, ठीक है, ये ध्यान रखना। कितनी छुट्टियां जो है वो अक्यूमुलेट हो सकती है, सेम प्रोविजन जो फैक्ट्री एक्ट में भी था वो भी यहीं पर है, 30 50 जो है वो अक्यूमुलेट हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। और मान लो, अगर मान लो कि बंदा जो है वो लीव के लिए अप्लाई करने गया था, ठीक है, मैनेजर के पास गया था कि भाई मेरे को लीव दे दो, पर उसने लीव नहीं दी, रिफ्यूज कर दिया। उस केस में 30+ भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और वो भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है आपके अगले साल के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखो, अगर आपको लीव चाहिए, पेड लीव चाहिए, तो 15 दिन पहले आपको रिटर्न में एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, तभी आपको लेनी पड़ती है। और साल के अंदर आप 3 बार से ज़्यादा पेड लीव नहीं ले सकते, ये भी ध्यान रखना। 3 बार से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं ले सकते हो। अब उसके बाद जो भी पेड लीव ले रहे हो, ये एवरेज डेली वेज के हिसाब से काउंट होती है, उसके हिसाब से आपको मिलती है, ठीक है। इसके अंदर आपका ओवर टाइम और बोनस जो है वो काउंट नहीं होता है। आपका जो डीएनएस अलाउंसेस है वो होता है, और जो कैश कंपनसेशन वाला पार्ट है वो ऐड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर वर्कर ने 4 दिन या 4 दिन से ज़्यादा की इकट्ठी लीव ले ली, पेड लीव ले ली, उस केस में उसको एडवांस में पेमेंट कर दी जाती है। ये वाला प्रोविजन इसके अंदर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ठीक है, अगर मान लो ओनर को, एजेंट को या मैनेजर को, उनको प्रोसिक्यूट करना है इस एक्ट के अंदर में, वो तभी पॉसिबल है जब खुद चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या फिर जो डीएम है या जो ऑथराइज पर्सन है वो लोग केस करे, तभी कर सकते हैं ओनर, एजेंट और मैनेजर को इस एक्ट के अंदर, ठीक है, बाकी केस में नहीं कर सकते। अब आगे देखो, ओनर कौन है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो है वो ओनर कौन है, आगे बढ़ते हैं। ओनर, अगर मान लो फर्म है, ठीक है, एसोसिएशन है या फिर किसी तरह कंपनी है। अगर फर्म है तो कोई भी पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर, सारे पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर। एसोसिएशन है तो सारे मेंबर या फिर कोई भी एक मेंबर। कंपनी है तो सारे डायरेक्टर या कोई भी एक डायरेक्टर। गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो जिसको भी गवर्नमेंट ने हायर कर रखा है मैनेज करने के लिए वो बंदा, ये सारे के सारे ओनर कहलाते हैं इस एक्ट के अंडर में, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अब क्या है, इनके तुम्हारे जो पार्टनर्स हैं, इसके मेंबर हैं, इसके डायरेक्टर हैं, ये किसी एक बंदे को भी जिसमें मैक्सिमम शेयर है और वो इंडिया में रहता है, उसको भी ओनर डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सारी लाइबिलिटी उसी की रहेगी, ये ध्यान रखना। बस खत्म हो गया, लास्ट पॉइंट है, ठीक है, खत्म करते हैं इसको। एक और चीज़, मान लो अगर ओनर वगैरह जो है, एजेंट है, मैनेजर है, वो कहते हैं कि भाई हमारी गलती से नहीं हुआ जो भी हुआ एक्सीडेंट, और कोई और जिम्मेदार है इसके लिए, और उसको वो सामने लाते हैं, तो उस बंदे को फजा होगी, ये लोग बच जाएंगे। पर उसको सामने लाने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 मंथ है। 3 मंथ के अंदर अंदर उस बंदे को सामने लाना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस एक्ट के अंदर कुछ टाइम लिमिट भी है, मतलब कब कब तब आप केस कर सकते हो, 4 साल बाद भी केस कर सकते हो, ठीक है, वो देखो आप। पहला क्या है कि जब भी ऑफेंस हुआ उसके विद इन 6 मंथ जो है वो आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है,
कभी भी एक्सीडेंट हुआ उसके विद इन 6 मंथ जो है वो आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद शोइंग नो इंटरनेट, क्या मेरी वॉइस चली गई है क्या? नो इंटरनेट शो कर रहा है। अरे यार, सॉरी सॉरी, वो इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चालू थी, कोई बात नहीं। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, कोई बता सकता है मेरे को? मैसेज में एक बार लास्ट पॉइंट क्या था? कहाँ पर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था? 3 मंथ वाला, अच्छा ठीक है, ओके। आगे देखो, हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ है उसे कब तक आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, वो देखो, पहला केस क्या है कि जब भी आपका एक्सीडेंट हुआ है तो विद इन 6 मंथ, ठीक है, आपको फाइल करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, कंप्लेंट। अगर नहीं हो, फील हो गए तो नहीं माना जाएगा। अगर इंस्पेक्टर के नॉलेज में आ गया है तो उसके विद इन 6 मंथ जो है आपको फाइल करनी पड़ती है। अगर मान लो कोई एक ऐसा एम्प्लॉयर है जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ कंप्लेंट करने से पहले गवर्नमेंट का सेक्शन लेना पड़ता है, तो गवर्नमेंट के सेक्शन लेने के बाद विद इन 3 मंथ जो है वो आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। अगर केस जो है वो आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पहुंच गया है, कमेटी में पहुंच गया है, तो जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आने के 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन थे इस एक्ट के, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये आता है कि कोई प्रेमाइसिस या कोई भी वर्क इस एक्ट के अंदर माइन है या नहीं है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, डिसाइड करने की कोई चीज़ जो है वो पावर माइन है या नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट्री एक्ट के हेल्थ और सेफ्टी प्रोविजन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है माइंस एक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपका माइंस एक्ट खत्म होता है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने कवर करे हैं। अब मैं थोड़ा डाउट ले लेता हूँ एक आध। आपके जो भी एक्ट बचे हुए हैं उनकी सबकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ठीक है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। आज मेरा जो नेट था वो इशू था, चला ही नहीं पूरे दिन। ठीक है, माइक ऑन है, अगर किसी का कोई डाउट हो पूछ लो। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। माइंड सेट में कोई डाउट है? भैया वो वाला जो एक प्रोविजन बताए थे, ग्रुप ऑफ 3 लेडी वाला कि हाँ हाँ। वो भी जा सकती है, वो क्या किस में लिखा हुआ है? ये नया कोड में है? क्योंकि मैं जब नहीं, नया ये नया कोड में नहीं है, ये 2019 के अंदर एग्जाम्पशन आया था। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने अंडर आर्टिक इसके अंदर सेक्शन है 83, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो एग्जाम्पन ला सकती है अपनी तरफ से कुछ भी। तो उसके अंदर ये गवर्नमेंट लेके आई थी कि वुमेन जो है वो अब से काम कर सकती है अंडरग्राउंड, लेकिन 3 कंडीशन है। कंडीशन पहली यही है कि पहला तो रिटर्न कंसेंट होगा खुद उस वुमेन का जो काम करना चाहती है। दूसरा ये है कि ओनर जो है या फिर जो मैनेजर है वो 3-3 के ग्रुप में भेजेगा, सिंगल वुमेन काम नहीं कर सकती है, कम से कम 3 का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है कि सेफ्टी के प्रोविजंस वगैरह सब प्रोवाइड होंगे तभी बस। वो अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हाँ, वुमेन्स अगर क्वेश्चन अलाउड आ है। गया, हाँ, अगर क्वेश्चन आ गया कि वुमेन अलाउड है नहीं है और ये पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं जो 3 मैंने बताए, उस केस में आप मना कर देना कि अलाउड नहीं है। अच्छा, ठीक। ओके। और एक जैसे वो अप्रेंटाइज वाला भैया, वो तो एक्ट में तो अभी तक मेंशन है, हाँ, जैसे आप एक्ट बोले एक्ट चाइल्ड लेबर में प्रोहिबिट कर एक्ट दिया में है। अभी भी है, पर एक बार आप गूगल पे सर्च करना फिर से कि क्या ये वाला पॉइंट अब भी वैलिड है। ठीक है, कहीं भी किसी एआई वगैरह पे सर्च करना वो आएगा, ये एक्ट जो है वो 86 का एक्ट आने के बाद वैलिड नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है, इस एक्ट से उसके बाद कोई पॉइंट हटाया ही नहीं गया। बहुत सारे पॉइंट इस एक्ट के खत्म हो चुके हैं पर उनको हटाया नहीं जा रहा है, वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने वही ये कोड आ गया है तो कोड के अंदर हटा दिए गए हैं शायद अब। और भैया जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स होते हैं, हाँ तो उसको कंसीडर करके आंसर करेंगे या हाँ, एक्ट वाला सिर्फ उनको कंसीडर करके आंसर करना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी? हाँ, जैसे ईएसआईसी में वो क्वेश्चन में डायरेक्ट बहुत पूछ लेगा, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ये लिखा आ जाएगा।
अच्छा, मतलब अगर डायरेक्ट जैसे अकॉर्डिंग टू एक्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट तो को हाँ, हम नहीं तो दे। सुप्रीम कोर्ट वाला मत करना। ठीक है। ठीक है। और कोई? एक मिनट, किसी का डाउट था, निकुंज कहाँ है? ऑफिस वाला। अच्छा, ऑफिस वाला ये पॉइंट था कि मान लो अगर कोई ऑफिस है, ठीक है, वो माइन से अनरिलेटेड काम कर रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, मिनरल्स की सेल वगैरह का, या फिर कोई और ऑफिस वर्क कर रहा है, तो वो एज अ माइन नहीं माना जाएगा एक्ट के अंदर में। लेकिन उसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो माइन के एम्प्लॉय माने जाएंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था किसी भानुनंद केस के अंदर। ठीक है। उसके बाद और निधि, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनर वाला पॉइंट रिपीट। आप इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। और कोई पॉइंट है? मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके।